हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा आज एक बड़े चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं, जैसे कि बेटा डिसाइड हुआ था। एक बड़ा चैप्टर, दो छोटे चैप्टर कर चुके हैं, अब फिर एक बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बेटा चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है ना। वो बुक के हिसाब से देखोगे तो सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, या कहना चाहो तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 9 है, ठीक है जी। बाबू हमने सेकंड बुक का ही बेटा सेकंड चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट, जो बड़ा चैप्टर था वो खत्म किया हुआ है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी। पिछले किसी भी चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो बेटा कोई भ्रम मत पालना कि पिछला समझ में आया होगा तो ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। बाबू सब सामने देख रहे हैं, चर्चा थोड़ी स्पीडी रहेगी आज। बेटा अभी आपको मैं कुछ नहीं बता रहा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या चीज है, जब जरूरत पड़ेगी तो बताऊंगा। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। आज एक सबसे आसान टॉपिक शुरू कर रहे हैं, तो जी बेटा समझते हैं। बाबू फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, ऐसी चर्चा हमने 11th क्लास में अकाउंट्स में बहुत की है कि फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज होती है और करंट एसेट्स क्या चीज होती है। बेटा फिक्स्ड एसेट्स क्या चीज होती है, आप ही बता दो। हैं? अच्छा बेटा, फिक्स्ड एसेट्स क्या होती है, विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर, या बेटा बिजनेस में जो इन्वेस्टेड रहती हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, और जो बिजनेस को रिटर्न कमा कर देती हैं 1 साल के बाद। बेटा फिक्स्ड एसेट्स वो एसेट्स हैं या तो मेरे बिजनेस में 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगी, या बेटा मेरे को कमा कर देंगी लेकिन 1 साल के बाद कमा कर देंगी, शॉर्ट रन में कुछ नहीं कमा कर देंगी, ठीक है जी। और बेटा करंट एसेट्स क्या होती है, विच इज टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, या बेटा कैश में कन्वर्ट हो जाती है या कैश इक्विवेलेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है 1 साल के अंदर अंदर, वो करंट एसेट्स हैं। वो एग्जांपल देना जरा करंट एसेट्स के 2-3 फटाफट से। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, बहुत है मेरे को इतने एग्जांपल। और बेटा फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल, बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ठीक है जी। बाबू अभी मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल। बेटा आप फिक्स्ड एसेट्स बोलो या बेटा इसको फिक्स्ड कैपिटल बोलो, कोई अंतर नहीं है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। और बेटा सेम बात अगर आप इसे करंट एसेट्स बोलो या वर्किंग कैपिटल बोलो, इसमें भी कोई अंतर नहीं है बेटा, इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना। अकाउंट्स के हिसाब से करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल में बहुत बड़ा अंतर है, पर बेटा एज पर बिजनेस स्टडीज कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों एक जैसी चीजें। क्लियर है बेटा बात। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, थोड़ी देर बाद करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। मेरा टारगेट है ये दोनों आज ही हो जाए, ठीक है जी। कोशिश करते हैं बेटा कितना कर पाते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स्ड कैपिटल, वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल देना पड़ा तो ये 3 एग्जांपल में से कुछ आना चाहिए। डोंट टेल मी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक और डेटर और स्टॉक और बीआर, बेटा वो वर्किंग कैपिटल होती है, ठीक है ना। अभी मेरा मुद्दा ये है, चलो जी। सबसे पहला मुद्दा नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे पहला फैक्टर ये है जो मेरी फिक्स्ड कैपिटल को अफेक्ट करता है। बेटा बिजनेस 3 ही तरीके का हो सकता है, या तो आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप ट्रेडिंग कंसर्न हो सकते हो, या आप सर्विस कंसर्न हो सकते हो। सर सर्विस कंसर्न में दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा एग्जांपल ले लो, ठीक है ना। आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, एक सर्विस कंसर्न है मेरी जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा, ठीक है जी। बेटा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या होती है, जो बेटा रॉ मटेरियल खरीदेंगी, प्रोसेस करेंगी मशीनरी से और बेटा फिर बेच देंगी, ठीक है ना। रॉ मटेरियल खरीद के फिनिश गुड्स बनाकर बेच देंगे, ऐसी सारी कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होती है। तो बेटा ट्रेडिंग कंसर्न क्या होती है, बेटा ट्रेडिंग कंसर्न जो खरीदती हैं वही बेच देती है, इनको कोई प्रोसेस नहीं करना होता कुछ भी। चेयर खरीदी, चेयर बेच दी, एसी खरीदा, एसी बेच दिया, ऐसी कंसर्न बेटा ट्रेडिंग कंसर्न है,
जिनके पास प्रोसेसिंग वाला कोई काम नहीं है। सर कभी ना कभी आपने देखा होगा, सहारनपुर तो ऐसे भी बहुत फेमस है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हौजरी गुड्स करते हैं ना लोग, धागा खरीदते हैं। सहारनपुर में बहुत हैं ऐसे लोग जो धागा खरीदते हैं। धागे से क्या करेंगे, प्रोसेस कर करके फैब्रिक बनाएंगे, फिर फैब्रिक के ऊपर कटिंग करेंगे, फिर स्टिचिंग करेंगे, लोअर्स बनाएंगे, कोई जीन्स बना रहा है और फिर बेचेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, जो खरीदा वो बेच दिया। सिर्फ बेटा आपकी जनरल नॉलेज, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खुला रखो, टॉपिक इतना आसान है। बाबू आपको क्या लगता है किसको फिक्स्ड एसेट्स ज्यादा चाहिए होंगी, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न लगता है ऐसा? बाबू 100% केस में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ही सबसे ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स चाहिए। बाबू जस्टिफाई कर सकते हैं हम इस चीज को, ठीक है ना, और पेपर में जस्टिफाई करना है। खाली बेटा लिख देने से, आपका कंक्लूजन लिख देने से कुछ नहीं होगा। अगर एक सेकंड पोस्ट कर, बाबू अब जस्टिफाई करता हूं मैं इस चीज को। बेटा आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो, क्या आपको लैंड एंड बिल्डिंग चाहिए? बिल्कुल चाहिए। बेटा आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, लैंड एंड बिल्डिंग आपको भी चाहिए, भाई दुकान तो आपको भी चाहिए, गुड्स को आप भी रखोगे बेचने हैं तो, ठीक है ना जी। बेटा मैं एक सर्विस कंसर्न हूं, लैंड एंड बिल्डिंग मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, हवा में बैठ के तो नहीं पढ़ा रहा भाई बच्चे, ठीक है ना, सबको चाहिए लैंड एंड बिल्डिंग। तो बेटा फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की बात करो, बेटा सबको चाहिए फर्नीचर एंड फिक्सचर्स भी। ट्रेडिंग कंसर्न है, कितनी दुकानें हम देखते हैं बेटा सिर्फ सामान खरीदती है, वही सामान बेच देती है, कोई प्रोसेसिंग नहीं, फिटिंग तो उन्होंने भी करा रखी है अपनी दुकान पे, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को भी चाहिए कुछ फर्नीचर फिटिंग्स, बेटा मुझे भी चाहिए कुछ फर्नीचर फिटिंग। अब आप देख लो, आप जिन चेयर का इस्तेमाल कर रहे हो फर्नीचर की कैटेगरी तो है, ठीक है जी बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लांट एंड मशीनरी की, बेटा ट्रेडिंग कंसर्न को कोई प्लांट एंड मशीनरी नहीं चाहिए, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी। इसने क्या करना है मशीनरी खरीद के, तूने चेयर खरीदी, चेयर बेच दी, मशीन का क्या करेगा तू लेके? समझ में आ रही बेटा बात? और अगर मैं बात करूं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की, सर देखो कुछ एक्सटेंट पे सर्विस कंसर्न को भी मशीनरी चाहिए हो सकती है, कुछ एक्सटेंट पे, पर बेटा बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, अरबों की अमाउंट, करोड़ों की अमाउंट नहीं। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को देखो, सर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रखा होता है सिर्फ मशीनरी में। समझ में आती है बेटा बात? क्योंकि बेटा आपके पास मशीनरी की रिक्वायरमेंट एडिशनल है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहां नहीं है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट यहां नहीं है। अगर यहां है भी तो बेटा बहुत कम अमाउंट की है, तो बेटा इसी वजह से ऐसा बोला जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए एज कंपेयर टू अ ट्रेडिंग कंसर्न और एज कंपेयर टू अ सर्विस कंसर्न। समझ में आती है बेटा? पक्का से? तो सेकंड हेडिंग स्टार्ट हो जाती है स्केल ऑफ ऑपरेशन, कि बेटा आपका बिजनेस किस स्केल पर है। बेटा जिस स्केल पे होगा उस पे डिपेंड करेगा कि फिक्स्ड एसेट्स कितनी चाहिए आपको। बाबू हो सकता है आपका बिजनेस लार्ज स्केल पे हो सकता है आपका बिजनेस मीडियम स्केल पे हो सकता है आपका बिजनेस स्मॉल स्केल पे हो। स्मॉल स्केल मतलब एक शहर में ही आपका धंधा है बस, स्मॉल स्केल। मीडियम स्केल बेटा 2-3 स्टेट तक धंधा जा रहा है, बेटा 10-12 शहरों में धंधा कर रहे हो, मीडियम स्केल पे काम कर रहे हो। और लार्ज स्केल बेटा ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हो, नेशन वाइड काम कर रहे हो, नेशन वाइड या मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुके हो, तो बेटा हम क्या बोलेंगे इसको, लार्ज स्केल। ठीक है, गेस कर दो किसको ज्यादा फिक्स्ड एसेट चाहिए होगी, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल? बेटा जितना बड़ा स्केल होगा उतनी ही ज्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए होगी। आप खुद सोचने की कोशिश करो, बेटा आपके शहर में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हौजरी बनाते होंगे, ठीक है ना, जिन्होंने बेटा भी सर्दियों के लिए माल बनाना शुरू कर दिया होगा, इनरवियर बनाने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है ना। बाबू क्या कोई कंपैरिजन है लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल का? बेटा आपको क्या लगता है कि जितना लैंड एंड बिल्डिंग इनके पास होगा उतना इनके पास होगा लैंड एंड बिल्डिंग? फिर इसके बाद 200 गज होगा ज्यादा से ज्यादा, 500 गज लेके बैठा होगा बहुत ज्यादा बढ़िया होगा तो 1000 गज, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। और आपको क्या लगता है अमूल एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ब्रांड है, मानते हो, नेशनल लेवल ब्रांड है, ठीक ठाक नाम है। सर अमूल जो इनरवियर बनाता है बेटा और जो एक स्मॉल स्केल एंटिटी बनाती है बराबर होगा?
स्पेस बराबर होगा इनके पास। सर उसके बाद जगह ना मुझे लगता है कहीं बीघों में हो सकती है, या किसी सिचुएशन में एकड़ तक भी जा सकती है। यहाँ बेटा कुछ गजों में जगह होगी। आपको क्या लगता है इसकी प्लांट में मशीनरी और इसकी प्लांट में मशीनरी बराबर होगी? क्या बात कर रहे हो? इसके पास 2 4 5 प्लांट मशीनरी होंगे सर, इसके पास सर मुझे नहीं लगता कोई सीमा होगी, हजारों में होंगी बात। समझ में आती है बेटा बात? तो बाबू क्योंकि एक लार्ज स्केल कंसर्न के पास बहुत ज्यादा प्लांट एंड मशीनरी होगी, इनके पास बेटा बहुत बड़ा स्पेस होगा, तो बेटा कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी स्मॉल स्केल एंटिटी के साथ। इनकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है मीडियम और स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। ठीक है जी, सिंपल है बात, सबसे इजी टॉपिक चल रहा है अभी। ठीक है बाबू, थर्ड हेडिंग है चॉइस ऑफ टेक्निक। बेटा इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में चर्चा आपने 11th क्लास में कभी ना कभी सुनी होगी। बेटा टेक्निक दो तरीके की हो सकती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और बेटा कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। बेटा कैपिटल इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? मोर कैपिटल लेस लेबर, कि मेरे को अगर किसी चीज का प्रोडक्शन करना है, किसी भी चीज को काम को अंजाम देना है, तो मैं बेटा कैपिटल ज्यादा लगा के अंजाम दे रहा हूं उस चीज को, मैं लेबर का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। ठीक है ना जी? जबकि बेटा लेबर इंटेंसिव का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कैपिटल तो है नहीं, मैं लेबर से उस चीज को परफॉर्म कराने जा रहा हूं। ठीक है ना? यानी कि ज्यादा लेबर लगाना, लेस कैपिटल लगाना। सब पढ़ा होगा इतना तो मेरे को लगता है इकोनॉमिक्स में कभी ना कभी। बाबू अब सोचने का मुद्दा यह है कि इन दोनों में से किसको ज्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए? बाबू लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ऑब्वियसली कैपिटल इंटेंसिव में इस चीज को हमेशा एक एग्जांपल देकर बताता हूं। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, एग्जांपल बहुत आसान और अच्छा है। बेटा आपने क्या किया, एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा और आपने क्या करा, 4 दीवारी उसकी खड़ी करवा दी। ठीक है, अब आपको बेटा फर्स्ट फ्लोर लेंटर डालना है। बेटा वो आपके पास 2 तरीके हो सकते हैं लेंटर डालने के। एक तो तरीका यह है बेटा कि आपने क्या करा, 20 लेबर बुला ली जिस दिन लेंटर डालना था। वैसे 4 लेबर आती है, लेंटर वाले दिन 20 आ गए कि बहुत सारा सामान मिक्सर बनाना है, बहुत सारा बेटा ऊपर तक लेकर जाना है और बहुत सारे बेटा लोग चाहिए जो उसको क्या करेंगे, लेवल पर लेवलिंग करेंगे। ठीक है जी। और एक तरीका यह है बेटा लेंटर डालना है कि आपने क्या करा, 2 मशीन बुला ली उससे। एक वो मशीन है जो मिक्सचर बनाएगी, ठीक है ना, और एक वो मशीन है बेटा जो लिफ्ट टाइप मशीन है जो उस मिक्सचर को बेटा फर्स्ट फ्लोर तक लेकर जाएगी। ठीक है, आपने 2 मशीन बुला ली और बेटा लेबर बुला ली 5-6। ठीक है ना, 2 लेबर नीचे बैठे रहेंगे जो सामान डालेंगे, बाकी लेवलिंग कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब आप बता दो, मैंने दोनों के एग्जांपल दिए। जहां मैंने 20 लेबर का यूज किया वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है, जहां मैंने 2 मशीन और 6 लेबर का यूज किया वो बेटा कैपिटल इंटेंसिव है। समझदार को इशारा काफी। कहां ज्यादा फिक्स एसेट्स लगी, कहां ज्यादा लगी फिक्स एसेट्स? कैपिटल इंटेंसिव। तो बेटा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये टेक्निक को अडॉप्ट कर रही है, उसकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, जबकि बेटा वो ऑर्गेनाइजेशन जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक फॉलो करते हैं उनके पास बेटा कैपिटल की रिक्वायरमेंट बहुत कम। ठीक है जी, 3 बातें हुई, तीनों का क्रक्स सुन लो। सबसे पहली हेडिंग पढ़ी हमने नेचर ऑफ बिजनेस। बेटा नेचर ऑफ बिजनेस में पहली हेडिंग क्या है? अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न की कम। फिर हमने सेकंड हेडिंग पढ़ी स्केल ऑफ ऑपरेशन। लार्ज स्केल पे काम करते हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मीडियम और स्मॉल स्केल पे काम करते हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। तीसरी हेडिंग पढ़ी हमने चॉइस ऑफ टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव फॉलो करते हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव में कम। क्लियर है बात? समझ आती है बात? बेटा फोर्थ हेडिंग है टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। काम की बात, सबसे काम की बात है ये बाबू, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। देखो बेटा अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां फिक्स्ड एसेट्स जो आप इस्तेमाल कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का रोल है, तो बेटा क्योंकि टेक्नोलॉजी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाती है इसलिए बेटा उसकी रिप्लेसमेंट भी जल्दी जल्दी करनी पड़ती है, और रिप्लेसमेंट जल्दी करोगे तो फिक्स कैपिटल में पैसा ज्यादा ब्लॉक होगा। और अगर बेटा आपका बिजनेस ऐसा है जिसमें आप जो फिक्स एसेट इस्तेमाल कर रहे हो उसमें टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है टेक्नोलॉजी का, तो बेटा वहां क्योंकि रिप्लेसमेंट भी फास्ट करनी होगी इसलिए बेटा आराम से बैठो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम है।
समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ बेटा आपको। मान लो आपका बिजनेस ऐसा है बहुत हल्की थी, बहुत भारी, बहुत भारी थी, 25-30 किलो नहीं करते ऐसा। पैनल आने लगे, बिल्कुल उसके दो लगा क्या पोर्टेबल है, बहुत ज्यादा लाइट वेट हो गया, बहुत ज्यादा लाइट वेट, तो कुछ हो सकता है इसमें। बेटा कंपनी ने एक टैबलेट बनाना शुरू कर दिया और छोटा वर्जन चल रहा है। कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा, ठीक है, मेरा बिजनेस जुड़ा हुआ है, सिस्टम लगा, ठीक है, उसमें विंडोज डलवाई किसी टाइम पर, विंडो 2000 एमएस ऑफिस आता था, एमएस ऑफिस 2003, फिर 2007, फिर 2010, 2017, अब ऑफिस 365 हो गया, ठीक है ना जी। अब मैं कहता हूँ किसी क्लाइंट का डेटा आ रहा है, ऐसे टैली के अलग अलग वर्जन है, हमारे पुराने सिस्टम थे सपोर्ट नहीं करते थे, हमने 2 साल बाद उठा के सारे सिस्टम, 2 साल बाद फिर ये ड्रामा होगा देखना। तो सर मेरे ऑफिस में सच में ये है, हर 2 साल के बाद भैया जो भी को सर, अगर आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा है तो सर आपकी फिक्स्ड एसेट्स में रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और अगर मैं कहूं बेटा मेरे सामने एक दुकान है जिसने एक बार फर्नीचर फिट उसको पता है 20 साल आराम से बैठने, पैर के ऊपर पैर रख के, कुछ नहीं बिगड़ने वाला फर्नीचर का। सर उसने एक बार इन्वेस्टमेंट करी और 20 साल तक छुट्टी। हम एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, हर 2 साल बाद दोबारा रिपीट करते हैं। समझ में आ गई बेटा बात? जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल है वहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा रहेगी, और बेटा वो एसेट्स की रिक्वायरमेंट हमेशा कम। क्लियर है बेटा बात? 4 बातें, कोई समस्या तो नहीं बेटा। 5th हेडिंग आती है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। बेटा कंपनीज 2 तरीके की हो सकती हैं, ऐसी कंपनीज हो सकती हैं जहां बेटा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, और बेटा कुछ कंपनीज ऐसी हो सकती है जहां ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। मैं कहता हूं बेटा आपने ना इस बार पहली बार ना एक सॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दिया, एक मशीनरी लगा दी जो सॉक्स बनाती है, ठीक है जी। आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी अक्टूबर में आपने बिजनेस शुरू करा है, इस एक्सपेक्टेशन में कि विंटर्स आएंगे ठीक ठाक मेरा काम धंधा चल जाएगा, ठीक है जी। बाबू अगर ये प्लांट दिन रात चलाया जाए तो बेटा 1 साल में 1000 पेयर, 1 लाख पेयर ऑफ सॉक्स बना सकता है, दिन रात चलाया जाए तो, ठीक है जी। आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अभी डिमांड थोड़ी सी कम रहेगी, एक बार इतनी डिमांड तो नहीं आएगी क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर है। बेटा इस बार डिमांड इतनी आई कि बेटा 70,000 पेयर्स आप बना पाए, और बेटा सभी के सभी सेल भी होकर, ठीक है जी। बाबू अभी तो आपने शुरुआत की है, आपको क्या लगता है अभी कुछ आगे बढ़ोगे या धंधा बंद कर दोगे? तो शुरुआत है आपकी, अभी तो हर कंपनी चाहेगी बेटा कि मैं कुछ साल मार्केट में रहूं अच्छे से। बाबू आपने अगले साल मार्केट सर्वे किया,
और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि ये डिमांड ना भी बढ़ने वाली है, और इतनी बढ़ने वाली है कि डिमांड ट्रिपल हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। 70,000 पे नहीं टिकोगे, इस बार 2,10,000 यूनिट की डिमांड आने वाली है, 2,10,000 पेयर की डिमांड आने वाली है। सर अगर एक बात बता देता हूं, वैसे तो आपको अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हो ना, तो देखो सोल प्रोप्राइटर तो इंतजार करता है कि आने दो, ऑर्डर आएगा, सोचूंगा फिर खरीद दूंगा, ऐसे करते हैं ना सोल प्रोप्राइटर। तो सर कंपनीज की वर्किंग ऐसी नहीं होती। कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी बेटा ऑन द बेसिस ऑफ एंटीसिपेटेड डिमांड, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, कंपनी में चूज टू क्रिएट हायर कैपेसिटी। बेटा अभी ये डिमांड एक्सपेक्टेड है ना कि 2,10,000, अभी आ थोड़ी गई है, आ सकती है, ठीक है ना बेटा, लेकिन कंपनी क्या करेगी, इस एक्सपेक्टेड डिमांड के बेसिस पर ही, इस एंटीसिपेटेड डिमांड के बेसिस पर ही कंपनी आज ही 2 मशीनरी और नहीं खरीद लेगी कि अगर ये डिमांड आ गई मैं मेट तो कर पाऊं। समझ में आ रहा है बेटा? बाबू जो ग्रोथ कंपनीज होती हैं, जहां ग्रोथ के चांसेस हैं, आपको फिक्स एसेट्स में लगातार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दूसरे साल मान लो डिमांड उतनी आ गई, 2,10,000 बेच दी आपने, सर अभी तो दूसरा ही साल है, आपको मैं कहता हूं और ग्रोथ दिख रही है, सर फिर इन्वेस्ट करोगे, अगले साल और दिख रही है, फिर इन्वेस्ट करोगे। और यही बोलूं मैं आपसे कि आपका बेटा ये 20th ईयर ऑफ ऑपरेशन है, 20 साल हो गए आपको धंधा करते हुए, और अभी आपके पास जो मशीन है वो 1 लाख पेयर ऑफ सॉक्स बना सकती है। अभी तक बेटा ऑर्डर 70,000 का ही लगा है। क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे फिक्स एसेट्स में? 20 साल हो गए, करोगे? नहीं करोगे ना। सर नॉन ग्रोथ कंपनी जहां ग्रोथ दिख ही नहीं रही, 20 साल से एक जगह पे ही बड़े हुए हो बेटा, वो कभी भी फिक्स एसेट्स में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करती। और वो कंपनी जहां ग्रोथ दिखी जा रही है बेटा, वो क्यों ना करे फिक्स एसेट्स में इन्वेस्ट। तो बेटा ग्रोइंग स्टेज पर ऑपरेट करने वाली सभी कंपनी फिक्स एसेट्स में पैसा ब्लॉक करती हैं, इन्वेस्ट करती हैं, लेकिन बेटा नॉन ग्रोथ कंपनी फिक्स एसेट्स में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। ठीक है, पढ़ जाएं आगे। बाबू लास्ट हेडिंग इस टॉपिक की डाइवर्सिफिकेशन। बेटा अगर आप अपने ऑपरेशंस को डाइवर्सिफाई कर रहे हो तो उसका मतलब क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा? 2 तरीके से मतलब निकाला जा सकता है, एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन और कंप्लीटली चेंज इन द प्रोडक्शन लाइन। कि बाबू चेयर बनाते थे पिछले साल तक, और इस बार बेटा चेयर का धंधा कर दिया बंद और बनाने शुरू कर दिए बेटा कुछ भी समझ लो इलेक्ट्रिक व्हीकल। इट इज कंप्लीटली चेंज इन द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीटली चेंज कर दिया बेटा अपना पोर्टफोलियो उठाकर कंपनी ने। सर ये भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। और डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? एडिशन इन द प्रोडक्शन लाइन, कि चेयर बनाते थे आज भी बनाओगे पर इलेक्ट्रिक व्हीकल साथ में ऐड कर लिए, ये भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। समझ में आ रहा है? डाइवर्सिफिकेशन दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। सर अगर आपने अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई किया है या अपने ऑपरेशंस डाइवर्सिफाई किए हैं, आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ जाएगी। क्यों बाबू? कल तक चेयर बनाता था, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने शुरू कर दिया, सेम मशीनरी जिस पे चेयर बनती थी उस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल बन जाएंगे क्या? मशीनरी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। और मैं कहूं आपने बिल्कुल डाइवर्सिफाई नहीं किया अपने ऑपरेशन, कल भी चेयर बनाते थे आज भी चेयर बनाओगे तो सर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम रहेगी। डन। 6 हेडिंग थी, 6 की 6 खत्म कर दी। 2 मिनट लो, पढ़कर बताओ फटाफट से। आकाश क्लियर है बेटा? बात पढ़ा आपने? चलो बाबू अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बेटा 10 से 11 मिनट है, 10 से 11 मिनट में ही खत्म होगा, आप सब सामने देखना वहीं तक। दूसरी बात बेटा, अगर आप एग्जांपल देने हुए तो कैश, बैंक बैलेंस, स्टॉक, डेटर्स, ये एग्जांपल है। ठीक है बाबू, 3 हेडिंग कॉमन है, पहले उसकी चर्चा ही करेंगे। बेटा अभी मैंने ग्रो, चलो मैं शुरू से ही शुरू करता हूं। बेटा मैंने पहली हेडिंग बताई थी नेचर ऑफ बिजनेस, यहां पर भी बेटा नेचर ऑफ बिजनेस हेडिंग सेम है। 3 तरीके का बिजनेस हो सकता है, दिखाई दे रहा है। अच्छा बताओ बाबू, वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स किसको ज्यादा चाहिए होंगे? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस कंसर्न। सिर्फ बोलना नहीं है, जस्टिफाई कोई कर सकता है तो हैंड रेज कर ले।
जस्टिफाई कर सकते हो इस चीज को? हाँ कृष्णा, क्यों? वो क्रेडिट पे ये भी सेल करे तो? चलो एक बात और क्लियर कर देता हूं बेटा, करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल में और क्या आ सकता है बेटा, आपके डे टू डे एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं। ऑल्दो मैं इसका यूज कभी नहीं करता, ठीक है ना, पर आ सकते हैं अगर आप करना चाहो। बेटा मैं बताता हूं। अच्छा क्या बताओ, ये मानते हो कि सर्विस कंसर्न को बेटा वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं चाहिए होगी? ये तो बता दो, नहीं चाहिए होगी ना। मैं सर्विस कंसर्न हूं सर, मुझे वर्किंग कैपिटल का करना क्या है? रेंट, सैलरी और है ही नहीं कुछ। लो भाई 3,000 रुपए बिजली का बिल भी ले लो, बस ये मेरी वर्किंग कैपिटल है, डे टू डे खर्चे मेरे। बस सर रही इन दोनों की बात, सर मेरे को पता है मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों कम है। ज्यादातर सर्विस कंसर्न उधार नहीं करती, नो डेटर नो स्टॉक, ये एडवांटेज होता है, ठीक है। पर बाबू अगर आप यहां चर्चा करो, प्लीज सामने देखना बेटा, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की ज्यादा लॉजिक है। आराम से सुन लो इस चीज को बेटा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कभी स्टॉक आपने सोचा नहीं होगा, मैं आपको आज सोचवाने की कोशिश करता हूं बेटा। मान के चलो आप किसी फैक्ट्री में जाते हो, किसी भी एक फैक्ट्री को सोच लो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की। ब्लैकबेरी मेरा फेवरेट एग्जांपल, मैं आपको वो दे देता हूं, ठीक है। आप ब्लैकबेरी की फैक्ट्री गए, वर्चुअली जा रहे हो, ठीक है ना, एक्चुअली तो नहीं जा रहे। पर बेटा आप सोचो, अपनी फैक्ट्री देखिए, कोने में ना बहुत बड़ा शेड सा लगा हुआ है, वेयर हाउस बना हुआ है। आपने जब बेटा उस वेयर हाउस को खोला तो बेटा कई मीटर कपड़ा पड़ा है, थान के थान पड़े हुए हैं कपड़े के। ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा। बाबू आपने देखा एक और वेयर हाउस दिखाई दे रहा है आपको, आप उस वेयर हाउस में गए, आपने देखा बेटा कई जगह पर बेटा तैयार शर्ट्स पड़ी हैं, कई जगह पर तैयार पैंट्स पड़ी हैं, कई बेटा कोट पैंट पड़े हुए हैं। ऐसा ही होगा। यानी कि अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं आपको उसकी फैक्ट्री, तो फिनिश गुड्स में दुनिया जहान का पैसा ब्लॉक है। तैयार कपड़े पता नहीं कितना पड़ा है बेटा, कच्चा भी माल बहुत पड़ा है, रॉ मटेरियल फैब्रिक कितने पड़े हुए हैं, कहीं थान पड़े हुए हैं, ठीक है। और बेटा किसी भी दिन आप ये सोच कर देख लो, किसी भी दिन चले जाना उस फैक्ट्री और रात को 8 बज गए, आपने देखा बेटा बहुत सारा कपड़ा ऐसा है जिसके ऊपर ना एक प्रोसेस हो चुका है कटिंग का, दूसरा प्रोसेस नहीं हुआ स्टिचिंग। जैसे ही कटिंग हो गई बेटा, तो उसने अपना रॉ मटेरियल का करैक्टर छोड़ दिया और स्टिचिंग हुई नहीं, तो वो फिनिश गुड्स भी नहीं बना। तो बेटा ऐसे फैब्रिक को मैं बोलता हूं WIP। WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि बेटा एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का पैसा 3 तरीके के स्टॉक में ब्लॉक रहता है। सारा पैसा पड़ा हुआ है रॉ मटेरियल में, बहुत फंसा हुआ है, बहुत पैसा फंसा रखा है फिनिश गुड्स में, और बहुत पैसा WIP में फंसा है। देखा आपने किसी हौजरी फैक्ट्री हो, अरे सहारनपुर में ही देख लेना, आते जाते हिरनवरान में मास्टर बैठा होगा, इतना कपड़ा होगा, बहुत मोटी कैंची पकड़ के बैठा होगा, कटिंग कर रहा होगा। और आज कटिंग जो होगी कुछ भी नहीं होने का। कल क्या होगा, किसी लेबर के पास जाएगा, आउटसोर्स कर रखा है, वो अपना स्टिच करके देता रहेगा इनर या लोअर। कितनी जगह देखा होगा आपने, ऐसा ही होता है ना। तो सर देखो तो सही, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न को तीनों जगह पैसा फंसाना पड़ रहा है, और ट्रेडिंग कंसर्न को देखो तो सर इसका स्टॉक एक ही तरीके का है, चाहे आप उसको रॉ मटेरियल बोल लो चाहे फिनिश गुड्स बोल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो होता वो फिनिश गुड्स ही है। पर अगर अकाउंट्स की भाषा बोले तो इसको हम SIT बोलते हैं, स्टॉक इन ट्रेड। अकाउंट्स में मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के स्टॉक के 3 नाम है, ट्रेडिंग कंसर्न के स्टॉक को बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। पर चलो छोड़ो, हमें अकाउंट्स की भाषा क्या करना है। आप बोल लो इसका पैसा एक ही तरीके के स्टॉक में ब्लॉक होता है, चाहे आप उसे कह लो रॉ मटेरियल, चाहे आप कह लो फिनिश गुड्स, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना जी, समझ में आती है। दैट्स वाई बेटा हमेशा इसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इसकी तो बहुत कम है, और इसके तो बेटा ना के बराबर है बिल्कुल, ठीक है। और अगर कृष्णा तेरे को बोलना ही था तो तू ऐसे भी बोल सकता था,
कि आपको अपनी लेबर को दुनिया जान के एडवांसेस देने पड़ते हैं, इतनी सारी लेबर, उसके ऊपर डे टू डे खर्चे करने पड़ते हैं। सर आपके पास लेबर इनके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं होती, ये भी बोल सकते थे। क्लियर है बेटा बात? आगे बढ़ाएं बात को बाबू। नेक्स्ट हेडिंग है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अगेन स्केल 3 तरीके का है बेटा, स्केल 3 तरीके का। मुझे बताओ बाबू, आपको क्या लगता है किसके पास रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी वर्किंग कैपिटल की? लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, स्मॉल स्केल? लार्ज स्केल। बाबू एज्यूम करके देख लो किसी भी दिन रिलायंस ट्रेंड्स को लार्ज स्केल है, और किसी भी दिन एज्यूम करके देख लो आपके गली मोहल्ले के किसी गारमेंट्स को। सर दोनों का स्टॉक बराबर है क्या? बस ये बता दो। सर उसके ऑल ओवर इंडिया 200 से ज्यादा स्टोर है, एक एक स्टोर में 10-10 करोड़ 20-20 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। क्या बात कर रहे हो? इनका स्टॉक बराबर करने चले हो आप? सोच कर देख लो किसी भी दिन बेटा अपने गली मोहल्ले के किसी प्रोविजन स्टोर को और कंपेयर कर लो इजी डे के साथ, स्टॉक बराबर। सर समझदार हो अब, मेरे को इससे ज्यादा तो बोलना ही नहीं चाहिए। तो बेटा हमेशा लार्ज स्केल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मीडियम और स्मॉल स्केल की कुछ भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है इनके सामने। ठीक है जी, 2 हेडिंग और कर रहे हैं बेटा 2 ही मिनट की। बाबू यही बता देता हूं बाबू, एक हेडिंग आएगी अब बिजनेस साइकिल, और बेटा नेक्स्ट हेडिंग आएगी बिल्कुल नेक्स्ट हेडिंग सीजनल फैक्टर। बेटा ये 3rd हेडिंग है, ये हेडिंग नंबर 4th है नोट्स में। बिजनेस साइकिल बेटा हर बिजनेस में 2 तरीके के टाइम पीरियड आते ही आते हैं, एक बूम एक रिसेशन। ऐसे ही बेटा हर बिजनेस में कुछ ना कुछ सीजनैलिटी होती है, किसी बिजनेस के लिए पीक सीजन क्या होता है, किसी के लिए लीन सीजन क्या होता है। बेटा ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है, ये दोनों बातें बिल्कुल सेम है। मैं कहता हूं आप बेटा एसीज बनाते हो, आपका बूम पीरियड कब शुरू होता है? फरवरी आते आते, मतलब समर्स आपका बूम पीरियड है, या कह लो बेटा आपका पीक सीजन है। ठीक है जी, और बेटा लीन सीजन, आपका लीन सीजन चल रहा है अभी बेटा, रिसेशन चल रहा है, मंदे के दौर से गुजर रहे हो, सर्दियां आते आते विंटर्स आते आते, ऐसा ही है बाबू। जैसे ही आपका पीक सीजन आएगा या बूम पीरियड आएगा, सर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और बेटा जैसे ही लीन सीजन आएगा, सर आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, जैसे ही बेटा फरवरी आएगा, आप क्या करोगे? जितना भी पैसा है बेटा भर दोगे अपने शोरूम को एसी से, 100 200 500 डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, सब भर दोगे कि नहीं? लगा दिया आपने सब धंधे में बेटा। पूरे 3-4 महीने बेचने के बाद ना आपका दिमाग खनकने लगेगा, सर्दियां ना आ जाए बेटा। जैसे जैसे सितंबर अक्टूबर पास आएगा, आप बेटा एक भी स्टॉक नहीं खरीदोगे, आप कहोगे जो है बस वो बेच लो, कुछ नहीं खरीदना नया। पता है ना बिकेगा नहीं। सर दुकानें शोरूम खाली हो जाते हैं, कोई नया स्टॉक नहीं करता। उन दिनों आप पूछने चले जाना ये मॉडल्स के, सर हम नहीं मंगा सकते, मना कर देते हैं, हम नहीं आएगा, जमाना था हो गया, यही करता है ना। तो सर लीन सीजन में और रिसेशन में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है, जबकि पीक सीजन आते आते बेटा, बूम पीरियड आते आते वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। क्लियर है ना बेटा? बाकी चर्चा कल करेंगे, 2 हेडिंग रह गई, कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रखता है, बाय बाय।